जीएसए के टोटल 6 सेक्शंस हैं। पहले लिखा गया आपका तरतीब में फिजिकल साइंसेस, उसके बाद लिखा हुआ है बायोलॉजिकल साइंसेस, देन है एनवायरमेंटल साइंसेस, देन है फूड साइंसेस, देन है टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी, और फिर है मैथ, जिसको आप जनरल एबिलिटी भी कहते हैं। ये 6 सेक्शन है ना आपके टोटल, ठीक है। तो इसमें से ये मैंने पढ़ाने होते हैं, ये और ये 3 सेक्शन। ये आपको कोई भी बायो वाले टीचर ने पढ़ाने होते हैं तो डेफिनेटली पढ़ाया गया होगा। ये तीनों सेक्शन पढ़ लिए ये वाले, ये जो 3 सेक्शन है बायो, एनवायरनमेंट, फूड, ठीक है। तो उसके अलावा ये मैंने 3 सेक्शन पढ़ाने होते, तो इनमें से भी आपको, मुझे ये पता चला है कि मैथ आपको ये वाला सेक्शन कराए हुए ऑलरेडी, किसी और टीचर ने कराया होगा। मैथ का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। और बाकी ये 2 बचते हैं ना फिर, आईटी, फिजिकल साइंसेस, ठीक है। तो ये मिला के 4 लेक्चर्स इधर होंगे और 1 लेक्चर इधर आईटी पे होते हैं, तो 5 लेक्चर्स टोटल बनते हैं, ठीक है। 5 लेक्चर्स टोटल, ये 5 लेक्चर्स बनते हैं आपके मेरे साथ। ओवरऑल 10 लेक्चर होते हैं मेरे हर बैच के साथ, मैथ शामिल करते हुए। लेकिन मैथ आपको हो गया तो वो वाले 5 लेक्चर निकाल लें, तो 10 में से 5 के, बाकी मेरे पास 5 लेक्चर्स हैं आप लोगों के बैच के साथ, राइट। तो शुरू करते हैं जी फिजिकल साइंसेस से। फिजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस के 4 एरियाज हैं, 4 एरियाज हैं जी। फर्स्ट एरिया इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक। दूसरा एक और सेक्शन होगा यूनिवर्स, एरिया होगा इस सेक्शन का यूनिवर्स। मैंने सिर्फ मेन एरिया लिखा है आपके सामने, वरना इसमें टॉपिक्स तो काफी सारे हैं, टॉपिक्स तो इसमें काफी सारे हैं। बिग बैंग है, बिग बैंग है, फिर गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, इक्लिप्सेस हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, इस तरह की चीजें, ब्लैक होल्स हैं, इस तरह की चीजें आ जाएंगी इसमें यूनिवर्स में, ठीक है। मैंने सिर्फ मेन एरिया लिखा है। तीसरा एक और एरिया भी होगा, डिजास्टर्स, डिजास्टर्स, डिजास्टर्स। डिजास्टर्स क्या होते हैं जी? डिजास्टर्स आपके पास मसलन इसमें सिलेबस में जो चीजें, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक है, सुनामी है, टॉर्नेडो है, ठीक है, साइक्लोन है, इसी तरह आपके पास डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, वाइल्ड फायर है, ये काफी सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। मेन एरिया लिखा है सिर्फ मैंने डिजास्टर्स, ठीक है। और फोर्थ वन इसमें एक और है, दैट इज एनर्जी, एलईडी, सेमी कंडक्टर्स वगैरह, सेमी कंडक्टर्स वगैरह, ये एक और एरिया है। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने कहा था कि फिजिकल साइंसेस सेक्शन का नाम फिजिकल साइंसेस, और उसमें जो एरियाज हैं 4 एरियाज, और 4 एरियाज कौन कौन से हैं ये मैंने आपके सामने लिख दिए जी। इस पे मैं कह रहा हूँ 4 लेक्चर्स लगते हैं। ठीक हो गया। तो स्टार्ट लेते हैं जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस एरिया से। सिलेबस के मुताबिक फिजिकल साइंसेस पहला सेक्शन है ये जो मैंने लिखा है, इसमें एरिया यूनिवर्स पहले लिखा हुआ है,
लेकिन मैंने इस बुनियाद पर शफलिंग की होती है कि क्योंकि पहले जो एरिया पढ़े उसकी चीजें पड़ी हुई हमें दूसरे एरिया में काम आ जाए, इसलिए मैंने शफलिंग करके यूनिवर्स बाद में कर लिया, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये वाला एरिया पहले पढ़ा होगा, इसका पढ़ा हुआ एरिया हमें यूनिवर्स में स्पेशली काम आ जाता है एक दो टॉपिक्स में, इसलिए लिख लिया जी। तो स्टार्ट लेते हैं जी एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अच्छा एक दो बातों का ख्याल रखेंगे आप। एक तो ये है कि क्योंकि आप लोगों के साथ मेरी पहले क्लास हुई नहीं, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं ना, बिलखुसूस आप ये जहन से निकाल दें कि पता नहीं हमारा बैकग्राउंड नहीं है साइंस का तो हमें बातें समझ नहीं आएंगी, ये नहीं हो सकता। हम बेसिक्स पर में मुझे ये पता होता है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट को क्या बेसिक्स पढ़ा कर फिर टॉपिक पढ़ाना होता है, ठीक है, मैं पिछले 8 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती कि आप आर्ट्स वाले ये कहें जी हमारा बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, साइंस समझ नहीं आएगी ना, हमने जनरल साइंस पढ़नी है, कोई प्योर साइंस थोड़े जा रहे हैं कि आपको समझना है, सबको इक्वली समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि हम डेली लाइफ की मिसालें लेकर चलते हैं, जो साइंस वालों के लिए भी कॉमन है, आर्ट्स वालों के लिए भी कॉमन है। साइंस वाले पोर्शन में भी मैं ऐसे ही चलाता होता हूँ, मैथ वाला पोर्शन चूंकि ऑलरेडी आपने पढ़ भी लिया है, उधर भी मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि एक आम बंदे को समझाना मकसद है, हमारे सामने सारे साइंस वाले तो नहीं बैठे हुए, राइट, इसलिए ये चीज डीकंस्ट्रक्ट कर लें जहन से कि आप कहें जी हमें बैकग्राउंड नहीं है तो समझना है, ये नहीं हो सकता, आपको चीजें समझ आएंगी और अभी लेक्चर हम चलाएंगे तो आप देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये तो निकला हुआ है एटम से, एटम की स्ट्रक्चर, एटम, एटम क्या होता है, हम डेली लाइफ में मटेरियल्स के साथ डील करते हैं ना, मसलन मार्कर एक मटेरियल है, ये बोर्ड एक मटेरियल है, ये चेयर एक मटेरियल है, ये मटेरियल सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। मार्कर अगर मटेरियल है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हैं तो मार्कर बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हैं तो मार्कर बना है, तो किसी मटेरियल का छोटा सा पार्टिकल उसको हम कहते हैं एटम, ठीक है। तो एटम को आप यूं लिख लें, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल, किसी मटेरियल का एक छोटा सा पार्टिकल, किसी मटेरियल का एक छोटा सा पार्टिकल, उसको हम एटम कहते हैं। तो अब कितना छोटा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, कहा जाता है एक पेंसिल का डाट लगाओ ना, एक पेंसिल का डाट लगाओ, उसके अंदर 2 मिलियन एटम्स आते, 2 मिलियन एटम्स आते, एक पेंसिल का डाट लगाओ उसके अंदर 2 मिलियन एटम्स आते, पेंसिल का एक डाट लगाओ उसके अंदर 2 मिलियन एटम्स आते। बात समझो, मिलियन समझ तो 10 लाख होता है ना, तो इतना छोटा पार्टिकल है जिसको मैं कह रहा हूँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल। मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, तो किसी मटेरियल का छोटा सा पार्टिकल कितना छोटा, इतना छोटा कि एक पेंसिल का डाट लगाओ उसमें 2 मिलियन एटम्स आए, इतना छोटा पार्टिकल जिसको हम एटम कहते हैं। एटम स्मॉलेस्ट जरूर है लेकिन फंडामेंटल नहीं, एटम इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, atom is not a fundamental particle, atom is smallest but not a fundamental particle, atom is smallest but not a fundamental particle। पहले फिर फंडामेंटल पार्टिकल का पता होना चाहिए ना, फंडामेंटल पार्टिकल इसका पता होना चाहिए, फंडामेंटल पार्टिकल इसका पता होना चाहिए। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में आप लिख लें, फंडामेंटल पार्टिकल an indivisible particle, fundamental an indivisible particle,
An indivisible particle, that is fundamental particle. An indivisible particle, that is fundamental particle. देख लिए, यानी जिसके अंदर मजीद पार्टिकल्स ना हो, जो जिसके अंदर मजीद पार्टिकल्स ना हो उसको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। अब एटम के बारे में तो इसका बरअक्स बोला है ना, देखें एटम के बारे में तो बरअक्स बोला, आपने बोला एटम इज नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल तो वो है जिसके अंदर और पार्टिकल्स ना हो। एटम को कह रहे हो एटम इज नॉट फंडामेंटल, ये फंडामेंटल नहीं है, इसका मतलब फिर इसके अंदर और पार्टिकल्स होने चाहिए ना। ये फंडामेंटल अगर नहीं है एटम तो इसका मतलब इसके अंदर और पार्टिकल्स होने चाहिए। तो इसके अंदर जो और पार्टिकल्स हैं, 3 तरह के पार्टिकल्स हैं जी। फॉर एग्जांपल एटम के अंदर 3 तरह के और पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 तरह के और पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो इसलिए बोला एटम इज स्मॉलेस्ट बट नॉट फंडामेंटल। ठीक है जी, एक और मेन पॉइंट अभी तक हमें ये समझ आया है, अभी तक हमें ये समझ आया कि एटम छोटा सा पार्टिकल है किसी मटेरियल, कितना छोटा उसका अंदाजा लगाया। फिर बोला एटम स्मॉलेस्ट तो है लेकिन फंडामेंटल नहीं है, यानी इसके अंदर और पार्टिकल्स मौजूद हैं। कौन कौन से हैं वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब एटम छोटा सा पार्टिकल है लेकिन इसकी शक्ल कैसी होगी, एक और मेन कॉन्सेप्ट। एटम की शक्ल कुछ इस तरह से, सेंटर में एक हार्ड पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके बाहर ऐसे कुछ दायरे हैं, उनको हम ऑर्बिट्स या शेल्स बोलते हैं, ऑर्बिट्स या शेल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट है किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट। इसके अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए हमने बोला ना सेकंड पॉइंट, एटम के अंदर 3 और पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना जो, वो इधर होते हैं सेंट्रल पार्ट में, जिसको न्यूक्लियस बोले हैं। यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर है, न्यूक्लियस तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और उसके बाहर ऐसे दायरे हैं कुछ, उन दायरों में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसे ही रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसे ही रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे आपने सुन रखा है सूरज के बाहर 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सूरज के बाहर जैसे 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो वही कानून कुदरत जो इतने बड़े सिस्टम पर लग रहा है वही इतने छोटे पार्टिकल पर भी लग रहा है। मेरी बात समझ रहे आप? तो ये मैं कह रहा हूँ कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो डॉट्स लगाए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डॉट्स लगाए हैं ये असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ये असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जवाब भी मैं ब्रेक में कॉल बैक करता हूँ। ठीक हो गया जी? ये जो मैं बाहर आपके सामने ये एरो लगा रहा हूँ ना, ये जो एरो हेड लगा रहा हूँ, तो ये एरो असल में क्या है, ये मेन कॉन्सेप्ट में लिखता हूँ उसके ऊपर डिबेट चला रहे हैं ये। ठीक है, एक और मेन पॉइंट एटम के बारे में, एक और मेन पॉइंट एटम के बारे में, एक और मेन पॉइंट, आप इसके चार्ज की बात भी करें ना, चार्ज। पहली बात तो ये चार्ज होता ही क्या है, आप लिख लो, चार्ज इज an intrinsic property of a particle, an intrinsic property of a particle, an intrinsic property of a particle due to which it attracts or repels the other particle. An intrinsic property of a particle due to which it attracts or repels the other particle. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे।
इसको हम कहते हैं चार्ज। एन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मीन जाती, एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स द अदर पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड चार्ज। और चार्जेस दुनिया में दो किस्म के हैं। चार्जेस दुनिया में दो किस्म के हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है जी, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे, और नेगेटिव चार्ज जो है ना वो होता है इलेक्ट्रॉन पे। अगर आपको याद ना रहे तो P से पॉजिटिव, P से प्रोटॉन, दूसरा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन तो खुद उसका नाम बता रहा है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, नो चार्ज, उस पर तो चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर तो चार्ज होते हैं। ठीक है, मैंने कहा चार्ज क्या होता है पहले ये बताया, फिर चार्जेस दुनिया में दो किस्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन पे, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो चार्जेस हैं ही दुनिया में दो हैं, जैसे कोरोना के टेस्ट दो ही है ना, पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव कोरोना। हाँ, तो इसलिए चार्जेस भी दो ही, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन पे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर चार्ज है ही नहीं। ये तो सिर्फ चार्ज की बात कर दी है ना। टॉपिक क्या पढ़ रहे हो? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर, एटम के चार्ज की बात करो ना। ये तो सिर्फ चार्ज की बात की है। तो एटम, इसका मतलब है नया पॉइंट नहीं है, इसी पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो एटम के चार्ज की बात करो। एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। ओवरऑल एटम न्यूट्रल है। ओवरऑल एटम न्यूट्रल है। एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। इस बात का अब क्या मतलब? अभी तो बोला कि एटम के अंदर तो प्रोटॉन भी हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, इलेक्ट्रॉन भी हैं नेगेटिव चार्ज वाले, तो फिर न्यूट्रल कैसे हो सकता है? एक ही सूरत में हो सकता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको यूं लिख लें, दैट इज number of protons, number of protons is equal to number of electrons. Number of protons is equal to number of electrons. जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव होने चाहिए, ताकि ओवरऑल उस पे कोई चार्ज ना बचे। एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज ना बचे। जी बात समझो? Number of protons is equal to number of electrons. Number of protons is equal to number of electrons. लिख लिया जी? एक और मेन पॉइंट लिखो फिर, अनदर मेन पॉइंट। यहां तक सारी बातें समझ आ गई हैं? अनदर मेन पॉइंट लिखो। आप लिख लो, एटम के बारे में हमने ये तो कहा है कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स ये तो नहीं बताया। ये तो नहीं बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें। तो एक और पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons in an orbit, maximum number of electrons in an orbit, that is given by the formula 2n square. That is given by the formula 2n square, where n is number of shell. What is n? N is number of shell. N is number of shell. देख लिए जी, मैं समझाना शुरू करूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद बता दो, तो पहले ऑर्बिट में आप लिखोगे 2n स्क्वायर, n की जगह 1 पुट करना ना, 1 का स्क्वायर, 2 into 1 का स्क्वायर इज 1,
2 × 1 = 2। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये देखो 1 2, तभी मैंने 2 बनाए थे ना, इस चीज को मद्देनजर रख के चल रहा था। मैं आपसे पूछता हूँ दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बताओ, तो लगाना 2n², n की जगह 2 पुट करो, तो 2 × 2 का स्क्वायर इज 4, 4 × 2 = 8। दूसरे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने तो 3 बनाए हैं। मैक्सिमम 8 आ सकते हैं ना, मिनिमम 7 हो, 6 हो, 5 हो, जितने मर्जी हो ना, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वाज़ेह लिखा है, ये फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है ना, मिनिमम तो 3 है, 4 है, 7 है, जितने मर्जी हो ना। मैं आपसे पूछूं तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या करोगे फिर यही फार्मूला लगाना, 2n², n की जगह 3 पुट कर लेना ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 × 2 = 18। तीसरे में मैक्सिमम 18 आ सकते, तीसरे में मैक्सिमम 18 आ सकते। बात समझो? ये पॉइंट समझ आ गया सब लोगों को? मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं, फिर हम एटम की स्ट्रक्चर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एटम चीज क्या है। एक और मेन पॉइंट आप लिख लें, एटम्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। एटम्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। एटम्स पार्टिकल्स का नाम है ना, किसी मटेरियल के छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो उनके बारे में कह रहे हैं एटम्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। एटम्स मुसलसल मोशन में होते हैं। पॉइंट लिखें, फिर इस पर भी डिबेट करते हैं। मतलब क्या इस बात का, देखें मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल गैस ना, तो गैस के पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर होते हैं ना, गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स का नाम क्यों ले रहा हूँ, पार्टिकल्स का नाम क्यों ले रहा हूँ? एटम पढ़ रहे हो ना, एटम क्या है, पार्टिकल ही तो है ना, एटम पार्टिकल ही तो है, इसलिए कह रहा हूँ गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े क्लोजर आ जाते हैं ना, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े क्लोजर आ जाते हैं, और सॉलिड में पार्टिकल्स और भी टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स और भी टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स और भी टाइटली पैक्ड होते हैं। गैस के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर हैं, इजीली मोशन ऑब्जर्वेबल है इनकी, इनकी मोशन इजीली ऑब्जर्वेबल है भाई। गैस के केस में देखो ना, परफ्यूम कमरे के एक कॉर्नर पे स्प्रे करो, दूसरे कॉर्नर तक फ्रेग्रेंस फैल जाती है, इजीली ऑब्जर्वेबल है ना। लिक्विड पार्टिकल्स थोड़े क्लोजर हो जाते हैं, पार्टिकल्स थोड़े क्लोजर हो जाते हैं लिक्विड के अंदर। पानी एक जगह गिराव मूव करता हो दूसरी जगह चला जाता है, उसकी मोशन भी इजी ऑब्जर्वेबल है। सॉलिड के केस में मोशन ऑब्जर्व करना जरा मुश्किल है, होती है मोशन सॉलिड में भी होती है, लेकिन ऑब्जर्व करना जरा मुश्किल है। क्यों? पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, देखो तो इनके दरमियान फोर्सेस इनको इतना जकड़े रखती हैं, इजीली मूव नहीं करने देती। तब हमें लगता है जैसे सॉलिड रुके हुए पार्टिकल्स, हालांकि रुके हुए किधर से, इनकी मोशन का खास नाम है, तो वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं ना, है वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं भाई। रुके हुए किधर से, सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल्स मुसलसल वाइब्रेट करते हैं ना, रुके हुए तो नहीं है कहीं भी। वाइब्रेट समझते हो, वाइब्रेटरी मोशन अपनी जगह पे ट्रू एंड फ्रो मोशन। आपके घरों में लगी हुई पेंडुलम क्लॉक, आपके घरों में लगी हुई पेंडुलम क्लॉक आप देखते हो ऐसे मूव करती, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। एक बच्चे को क्रेडल में डाल के, झूले में डाल के छोड़ देती हो, वैसे मूव करते ना अपनी जगह पे, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। ये मैं कह रहा हूँ। तो सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल्स मूविंग होते हैं, चाहे लिक्विड है, सॉलिड है, या गैस है, सब में पार्टिकल्स मूविंग होते हैं। हाँ, गैस और लिक्विड में इजीली मोशन ऑब्जर्वेबल है, सॉलिड के केस में मोशन ऑब्जर्व करना जरा मुश्किल है, लेकिन जब विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम देखते हैं तो हमें नजर आती है वो भी वाइब्रेटरी मोशन। बल्कि मैं आपको एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दूं तो गलत ना होगा, कहा जाता है नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट रेस्ट, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट रेस्ट। स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप बड़े से बड़े सिस्टम की बात करें ना, सोलर सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है, एटम वो छोटा सा पार्टिकल, कहते हो पेंसिल के डार्ट में 2 मिलियन एटम जा सकते, इतना छोटा पार्टिकल, ये भी मूविंग। उधर सोलर सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम, वो भी मूविंग। तो ये मैं कह रहा हूँ, तो कोई भी चीज दुनिया की रेस्ट में है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए एटम्स भी मुसलसल।
बल्कि आप वो इकबाल साहब का एक शेर भी पढ़ते होते हैं अक्सर। हाँ, फरेबे नजर है ये सुकूतों से बात, सुकूत रेस्ट को कहते हैं ना, से बात कांस्टेंट होना। फरेबे नजर है ये सुकूतों से बात, तड़प रहा है हर जराए कायनात। एवरीथिंग इज मूविंग, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट रेस्ट। ये बात मैं कह रहा हूँ। इकबाल ने एटमों के लिए नहीं कहा था, मैं पॉइंट रिलेट कर रहा हूँ। समझे बात? अब ये पॉइंट समझ आया कि एटम्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। जी, तो नेक्स्ट another main point, another main point, आप लिख लें। दो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई आएंगी कॉमनली, एक एटॉमिक नंबर जी से जाहिर करते हैं, दूसरा मैस नंबर। एक है एटॉमिक नंबर, दूसरा है मैस नंबर। मैस नंबर को ए से जाहिर करते हैं, एटॉमिक नंबर को जी से जाहिर। देखो शाबाश, एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। लिख लिए? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस हमने कहा था एटम छोटा सा पार्टिकल, उसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है ना। उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोटॉन की बात जब करोगे तो उस वक्त कहते हैं एटॉमिक नंबर। सिर्फ प्रोटॉन की बात करो तो उस वक्त कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया? आपको किताब में ये लिख के वो लिखो, कहीं आपके सामने रीडिंग में आए, बोले एटॉमिक नंबर 10 है, फौरन समझ आना एटॉमिक नंबर 10 कह रहे हो, इट मींस प्रोटॉन 10 है। बोले एटॉमिक नंबर 15 है, मतलब प्रोटॉन 15 है इसमें, उसका सादा जुबान में ये मतलब होगा। इसी तरह मैथ नंबर ए से जाहिर करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कंबाइंड तादाद, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कंबाइंड तादाद, उसको हम कहते हैं मैस नंबर। ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कसरत से ये टर्म लिखी हुई आएगी, एटॉमिक नंबर, मैस नंबर। मैस नंबर जब बोले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन, दोनों की मजमूई तादाद बता रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अभी ऊपर कुछ क्या है ना जी, ये लिख दो, प्लस ये वाला अपनी जगह है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से जाहिर कर दो, तो ये एक इक्वेशन बन गई, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। लिख लिया? फायदा क्या है इसका? फायदा ये है, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर कहीं आपको दिए गए हों, आपको कहें न्यूट्रॉन निकाल दो, तो फौरन इधर से न्यूट्रॉन निकाल लोगे ना। ए दियो मैस नंबर, जी एटॉमिक नंबर भी दियो, जी उधर ले जाके दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट करना, एन निकल आएगा, एन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया?
एक और मेन पॉइंट लिखें जी। अब आपके सामने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये टर्मिनोलॉजी लिखी, आपको पता हो किताब में कि एटॉमिक नंबर क्या, मास है। एटॉमिक नंबर लिखे तो फौरन समझना कि सिर्फ प्रोटॉन की तादाद बता रहा है हमें। मास नंबर लिखे तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की मजमूई तादाद बता रहा है, कंबाइंड तादाद बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अनदर पॉइंट, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ये भी एटम्स होते हैं, चूंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो ये भी लिखी हुई कसरत से टर्म्स आएंगी, आइसोटोप्स। इसको मैं पहले जरा हिस्टोरिकली बताऊं आपको ताकि आपको याद रह जाए। लेट्स से ये कोई एक मटेरियल है ना, हम पढ़ ये रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर, एटम कोई छोटा सा पार्टिकल है ना किसी मटेरियल, ये हम कह रहे हैं। तो ये कोई मटेरियल है, इसके अंदर तो लातादाद एटम्स होंगे ना, क्योंकि हमने तो बोला है पेंसिल का डार्ट लगाओ उसमें 2 मिलियन एटम्स आ सकते हैं, इतना छोटा पार्टिकल है एटम। ये इतना बड़ा टुकड़ा ले रहे हो किसी मटेरियल के, इसमें तो लातादाद एटम्स आएंगे ना। तो मैं चांद एक बना देता हूँ जी। सेंटर में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, उसके बाहर ऐसे ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। एटम की शक्ल हमें पता है इस तरह की होती है। सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर ऐसे ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स यूं रिवॉल्व कर रहे हैं। इधर सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर ऐसे ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स यूं रिवॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने 3 एटम्स बना ली। डाल्टन एक साइंटिस्ट था, डाल्टन कहता था एक एटम को अगर पढ़ लो ना, इसका मतलब आपने सारे एटम्स पढ़ लिए। उसके कहने का मतलब था फिर सारे एटम एक जैसे ही होते हैं। वो फिर ये कहना चाहता था सारे एटम एक जैसे ही होते हैं। मैंने कहा एक साइंटिस्ट था डाल्टन, डाल्टन ये कहता था आप किसी मटेरियल का एक एटम पढ़ लो, उसकी प्रॉपर्टीज जान लो, इसका मतलब ये होगा आपने पूरा मटेरियल पढ़ लिया है। तो फिर डाल्टन के कहने का मतलब क्या बनता था कि सारे एटम एक जैसे ही होते हैं, सारे एटम एक जैसे ही होते हैं। डाल्टन ने एटमों को चाइनीज समझा हुआ था, कह रहा था सारे एक जैसे ही होते हैं। हैं? बाद में पता चला इस तरह तो नहीं है, बाद में पता चला इस तरह तो नहीं है कि सारे एटम एक जैसे तो नहीं होते। एक ही मटेरियल में एक से ज्यादा किस्म के एटम हो सकते हैं, ए बी सी, ए किस्म के एटम, बी किस्म के एटम, सी किस्म के एटम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे डाल्टन साहब की बात गलत हुई कि एक ही मटेरियल में एक से ज्यादा किस्म के एटम्स हो सकते हैं। वो एटम्स जो हैं तो एक ही मटेरियल के, लेकिन एक दूसरे से डिफर करते हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं आइसोटोप्स, उन्हीं को तो बोलते हैं आइसोटोप्स। तो इसका मतलब ये हुआ आइसोटोप्स फिर एटम्स ही हुए ना, तभी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में आइसोटोप्स का जिक्र करता है। आइसोटोप्स फिर एटम्स हुए, लेकिन कौन से वाले एटम्स जिनके बारे में डाल्टन साहब कह रहे थे सारे एटम एक जैसे होते हैं, बाद में पता चला ऐसा तो नहीं, सारे एटम एक जैसे तो नहीं होते। एक ही मटेरियल में एक से ज्यादा किस्मों के एटम्स हो सकते हैं, डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से, उनको नाम दिया गया आइसोटोप्स। अब आप प्रॉपर लिख लें आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स को प्रॉपर लिख लें, आइसोटोप्स आर द एटम्स। ये तो हमें इस हिस्ट्री से पता चल गया ना, वो डाल्टन वाली बात से ये तो हमें पता चल गया कि आइसोटोप्स होते एटम्स। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम मटेरियल, atoms of the same material having same atomic number but different mass number, having same atomic number but different mass number। देख लिए, अब आप एटॉमिक नंबर भी समझते हो, मैथ नंबर भी समझते हो। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैथ नंबर। मैथ नंबर डिफरेंट हो सकता है, एटॉमिक नंबर नहीं। क्यों भाई? एटॉमिक नंबर में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, मैथ नंबर हम समझते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ही नहीं होता, वो कम ज्यादा बेशक होते रहना, एटम के सर्वाइवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने तो एटम के लिए ये बोला है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए ना, एटम इज न्यूट्रल एज अ होल, तब ये बात हम कहने के काबिल हुए थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो कम ज्यादा होते रहे ना, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं है ना, इसलिए मैथ नंबर में न्यूट्रॉन आते हैं, तब बोला है मैथ नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम, मैथ नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम।
जी यहाँ तक समझ गए। तो एक और मेन पॉइंट हम एटम्स के बारे में मुख्तलिफ मेन कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं, उस पर डिबेट कर रहे हैं। एक और कॉमन टर्म लिखी हुई आएगी एटॉमिक स्ट्रक्चर जब भी किताबों में पढ़ोगे, मालिक्यूल। मालिक्यूल। अब मालिक्यूल क्या होता है? मालिक्यूल क्या होता है? एटम जब एटम के साथ मिलता है ना, तो नई जो एंटिटी बनती है उसको हम मालिक्यूल कह देते हैं। एटम जब एटम के साथ मिलता है, नई जो एंटिटी बनती है मालिक्यूल कह देते हैं। तो इसका मतलब है, इससे हमें इतना पता चल रहा है मालिक्यूल भी छोटा सा पार्टिकल ही होता है ना। मालिक्यूल भी छोटा सा पार्टिकल ही होता है भाई। क्यों कह रहे हो? एटम एटम के साथ मिले तो नई एंटिटी मालिक्यूल कहलाती है। तो एटम खुद कितना सा है? हमने अभी कहा एक पेंसिल का डार्ट लगाओ उसमें 2 मिलियन एटम्स आते हैं, इतना छोटा पार्टिकल है। तो इतना छोटा सा पार्टिकल दूसरे छोटे से पार्टिकल के साथ मिलकर आप क्या समझते हैं, टाइटैनिक बना देगा? छोटा सा पार्टिकल ही बनेगा ना, बस एटम से जरा बड़ा होगा। दैट इज कॉल्ड मालिक्यूल। बात समझियो। तो अब आपके सामने लिखा हुआ है मालिक्यूल, तो फौरन समझ जाना बस छोटा सा पार्टिकल है, तो और क्या मालिक्यूल, बस एटम से जरा बड़ा होता है। ठीक है। और सेम एटम्स भी मिल सकते हैं मालिक्यूल में, डिफरेंट भी मिल सकते हैं। दो भी मिल सकते हैं, दो से जायद भी मिल सकते हैं। मतलब कहने का ये बस एटम्स जुड़े तो उससे थोड़ी बड़ी एंटिटी जो पार्टिकल है उसको हम मालिक्यूल कहते थे। तो अब आपके सामने मालिक्यूल लिखा हुआ है तो फौरन समझ आया हो क्या कह रहे हो मालिक्यूल। स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर क्या होता है एटम? अब चूंकि हम बातें कर ही रहे हैं एटम के ऊपर, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात भी करते हैं। तो इसको जरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। इसको जरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। ये बल्कि इस दफा आया हुआ भी था एमसीक्यू। CSS 2022 आइसोटोप्स। CSS 2022 उसका ऑब्जेक्टिव आप देखें, उसने पूछा था एटम्स ऑफ द हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड। नीचे ऑप्शन दिए थे, एक आइसोटोप भी था। ठीक है। तो और जरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। आप लिखें ना इलेक्ट्रॉन, पहले लिखें, एक सब हेडिंग दे देना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में पहली बात, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे। हम अभी क्या कहते हैं ना, चार्जेस दो किस्म के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। पॉजिटिव प्रोटॉन पे कहते थे ना। और इसकी डिस्कवरी भी लिख लो। डिस्कवरी इसकी कब की थी? इसकी डिस्कवरी थी जी 1897 बाय जे थॉमसन। लिख लें, कहीं पूछ लेना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर पार्टिकल मौजूद है उसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1897 में थी, बाय जे थॉमसन, जुनेद जमशेद थॉमसन। इसी तरह एक और बात भी लिख लें, इलेक्ट्रॉन का मैस भी लिख लो। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1095 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये 9.1095 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। लिख लिया मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1095 इंटू 10⁻⁻31। -31 समझ तो लेफ्ट साइड पे इतने जीरो लगाने, तो बहुत छोटा नंबर आएगा ना, बहुत छोटा नंबर आएगा।
एक और बात भी लिखो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल समझती हो अब कौन सा होता है? बेसिक्स में बता के है पहले, इनडिविजिबल ना, यानी जिसके अंदर और पार्टिकल ना हो। तो इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल, इसका ये मतलब है इलेक्ट्रॉन के अंदर और कुछ भी नहीं है फिर, है इलेक्ट्रॉन के अंदर और कुछ भी नहीं है, ये मतलब है इस बात का। इसी तरह एक और बात भी लिख लें आप, मैं इधर ही लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज को क्यू से जाहिर करते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब बार होता है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. लिख लिए? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Coulomb is the unit of charge. मैग्नीट्यूड मीन न्यूमेरिकल वैल्यू, क्यू को चार्ज को क्यू से जाहिर किया बाय बार्स लगाई, इसका मतलब मैग्नीट्यूड। देखो हमने ये कहा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, वो नेचर बताई थी उसकी, वैल्यू कितनी है उसकी वो तो नहीं बताया ना, तो वो वैल्यू क्या है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs। लिख लिया? इसी तरह प्रोटॉन के बारे में भी लिखो, इसी तरह प्रोटॉन के बारे में भी लिखो जी। प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में पहली बात कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमने बात की थी ना, चार्ज दो किस्म के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। और इसकी डिस्कवरी भी लिख लो, कहीं पूछ ले तो, इसकी डिस्कवरी थी 1886 बाय गोल्डस्टाइन, बाय गोल्डस्टाइन, 1886 बाय गोल्डस्टाइन। इधर अक्सर स्टूडेंट्स इधर इसको मिक्स कर लेते हैं, रदरफोर्ड कह देते हैं ना, रदरफोर्ड 1911 में आया था, उसने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात की थी, उसकी स्ट्रक्चर बताई थी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन पहले डिस्कवर हो गया, 1886 की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन का भी मैस लिख लो ना, मैस, इसका मैस ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.6737 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, माइनस 27 किलोग्राम। 1.6737 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है जी, तो इसके बारे में एक और बात भी लिखें प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन इज नॉट फंडामेंटल, प्रोटॉन इज नॉट फंडामेंटल, प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर पार्टिकल्स होने चाहिए फिर,
3 पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, उनको हम क्वार्क्स कहते हैं, 3 क्वार्क्स। क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ना। 3 क्वार्क्स मिलकर एक प्रोटॉन बना रहे हैं, यानी प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है, इट मींस इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, और तो जो और पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं जी, क्वार्क्स कहते हैं उनको, 3 क्वार्क्स, 3 क्वार्क्स। लिख लिया? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम लिख लो, यही जो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखी थी ना, यही प्रोटॉन के लिए भी लिख लो, सेम टू सेम लिख लो। जो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखी थी सेम टू सेम यही लिखो। मैग्नीट्यूड सेम होती है इलेक्ट्रॉन की भी प्रोटॉन की। इसी तरह न्यूट्रॉन के बारे में भी लिख लो ना जरा, न्यूट्रॉन उसके बारे में भी लिख लो। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पहली बात, नो चार्ज, इस पे तो चार्ज है ही नहीं ना। और डिस्कवरी इसकी भी लिख लो, ये 1932 में डिस्कवर हो गया, 1932, जब आपके पाकिस्तान अफेयर में 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हैं, इधर न्यूट्रॉन डिस्कवर हो रहा था 1932। किसने डिस्कवर किया जी? जेम्स चैडविक। अल्लामा इकबाल ना लिखा ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हर जगह आप अल्लामा इकबाल को ले जाते होते ना, हालांकि बेचारा गया एक ही में था। तो मैं ये कह रहा हूँ डिस्कवरी 1932 में है, लेकिन बाय जेम्स चैडविक। ठीक हो गया? इसका भी मैथ लिख लो, मैथ ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है 1.6750 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है मैथ इसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन -31 था, आपको पता है नेगेटिव में जितना जाते जाओ तो रकम छोटी होती जाती है ना, -27 बड़ी रकम है, -31 तो छोटी रकम है। ठीक है। और आपने एक और चीज नोट की है, ये देखो ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैथ तकरीबन बराबर नहीं, ये तकरीबन बराबर है, तकरीबन बराबर है। ठीक हो गया? तो इसी तरह एक और बात भी लिख लें, ये भी नॉट फंडामेंटल, ये भी नॉट फंडामेंटल, फंडामेंटल नहीं है। क्या मतलब है? इसमें भी पार्टिकल्स होंगे ना, 3 पार्टिकल्स, उनको भी क्वार्क्स ही कहते हैं, 3 क्वार्क्स। इसमें भी नॉट फंडामेंटल, ये नॉट फंडामेंटल मीन इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, उनको क्वार्क्स कहते हैं। ठीक हो गया? और मैग्नीट्यूड इसकी होगी नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं है ना, मैग्नीट्यूड किधर से आएगी? इस पे तो है ही नहीं ना चार्ज। ठीक हो गया जी? तो आप मुझे बताओ, एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एटम क्या चीज है असल में, जो हम कह रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर। अब आप जिस मर्जी किताब से पढ़ें आपको बातें समझ आएंगी। और एटम की अपनी डिस्कवरी किसने की थी? डाल्टन ने है, कहीं ये भी पूछ ले ऑब्जेक्ट में। डाल्टन, वही डाल्टन जो कह रहा था एटम चाइनीज होते हैं, कह रहा सारे एक जैसे होते, वो उसी ने डिस्कवरी भी उसी की।
चैलेंज। यहां तक समझ गए? नेक्स्ट। जी यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट आप लिख लें। केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स, पहली बात तो इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम? अभी मैंने एटम की स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई है, तो मैंने तो कहा था एटम इतना छोटा पार्टिकल है जिसके बारे में हम कह रहे थे एक पेंसिल का डार्ट लगाओ उसमें 2 मिलियन एटम्स आ जाते हैं। ये तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है ना। इतना छोटा पार्टिकल के ना इसको हम प्राय रास्त देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना हैंडल कर सकते हैं। ये हमारे किस फायदे का, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये तो एटम के अलावा हमारे किसी काम का नहीं है भाई। हम तो चाहेंगे ये छोटे छोटे पार्टिकल जिनको एटम कह रहे हो ये किसी तरह जुड़े आपस में, ये किसी तरह जुड़े आपस में। जुड़ेंगे तो एक जोड़कर मटेरियल की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। जुड़ेंगे आपस में तो मटेरियल की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। मटेरियल के साथ तो डेली लाइफ में डील कर सकते हो ना आप। इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ही क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल जोड़ने हैं हमने, ताकि छोटे छोटे पार्टिकल एटम्स जुड़े, जोड़कर मटेरियल की शक्ल तैयार कर लें। तो कोई फोर्स चाहिए होगी ना जो इन पार्टिकल्स को जोड़े। वो फोर्स जो इन पार्टिकल्स को जोड़ती है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। आप इसको डिफाइन कर लें, लिख लो। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the which holds the particles together, which holds the particles together to form a material, which holds the particles together to form a material. That is called chemical bond. जवेद भाई लाइट आई हुई है? लाइट है या यूपीएस चल रहा है? तो मुझे बताओ कि केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ गए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? अब इसकी हम कॉमन कॉमन टाइप्स पढ़ेंगे। कॉमन कॉमन टाइप्स, सबसे पहले तो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। फिर एक और लिख लें आप, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर एक और लिख लें आप, मेटालिक बॉन्ड। फिर एक और लिख लें आप, हाइड्रोजन बॉन्ड। आल तो ये इंटरमॉलिक्यूलर है लेकिन कॉमन है इसलिए बता रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और लिख लें, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कॉमन कॉमन टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, हम पार्टिकल्स जोड़ना चाहते हैं, जो पार्टिकल्स जुड़ेंगे तो उससे मटेरियल बनेगा, इसलिए ऐसा करें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा है कि अब इसमें कॉमन टाइप्स पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, स्मथ बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड, बॉन्डी बॉन्ड है।
लिख लिए जी, एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं अब। यानी पहले हमने ये देखा कि केमिकल बॉन्ड पढ़ने की जरूरत ही क्या है, इसकी जरूरत